अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीबॉडी। एसबीएल का एक और बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। और ये जो टॉपिक्स हैं इसमें जो हम लोग डिस्कस करेंगे, वन ऑफ द हॉट फेवरेट एग्जामिनर के, और वो अक्सर ये टेस्ट करता है। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव फोर्सेस पे हम लोग बात करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं जी। कॉन्सेप्ट कह रहा है कि कंपटीशन को पोर्टर भाई ने, माइकल पोर्टर ने इस तरह डिफाइन करा है कि एनी एक्टिविटी विद इन इंडस्ट्री दैट अफेक्ट्स द लेवल ऑफ मार्जिन अर्नड। ठीक है, कोई भी एक्टिविटी इंडस्ट्री में जो कि आपका मार्जिन कम या ज्यादा कर देती है, उसको आप कंपटीशन कहते हो। और इसके ऊपर मजीद रिसर्च करा, पोर्टर ने कंक्लूड करा कि जो ज्यादातर बिजनेस प्लानर्स हैं वो ब्लिंक रेड होते हैं, यानी कि वो कंपटीशन को इस तरह देखते हैं कि उन ऑर्गेनाइजेशंस को वो अपनी इंडस्ट्री में ये देखते हैं कि जहाँ पे सिमिलर प्रोडक्ट्स या सर्विसेज दी जा रही हैं, पोर्टर उनको कहता है राइवल्स। ठीक है, या कॉम्पिटिटर्स। और उसको ब्रॉडन कर देता है, इंक्लूड के जी सिर्फ राइवल्स नहीं बल्कि अदर टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिटर भी उनको कह रहा होता है। अच्छा, फोर अदर टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिटर्स इसके अंदर आ रहे होते हैं। अब फोर अदर टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिटर्स इसके अंदर आपके कौन से आ रहे हैं? उसके अंदर वो कह रहा है कॉम्पिटिटर्स में वो आपके कस्टमर्स को भी आपका कॉम्पिटिटर कह रहा है, वो आपके सप्लायर को भी कह रहा है। रेडिकली कॉम्पिटिटिव फोर्सेस में जो है वाइडली एक्सेप्ट होते हैं। ठीक है, अब उसे पोर्टर फाइव फोर्सेस के मॉडल में वो देखो, आपको चार टाइप्स ऑफ कौन बता रहा है कॉम्पिटिटर्स, आपके कस्टमर्स को भी वो आपका कॉम्पिटिटर कह रहा है, वो आपके सप्लायर को भी आपका कॉम्पिटिटर कह रहा है, वो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स को भी आपका कॉम्पिटिटर कह रहा है, और वो जो नए एंट्रेंट्स आने वाले होते हैं इंडस्ट्री में उनको भी कह रहा होता है। और उन सब को डिटरमाइन करने के बाद वो कहता है कि पर्टिकुलर इंडस्ट्री की राइवलरी का आपको पता चलता है। ठीक है, ये मॉडल है भाई राइवलरी के लिए, कॉम्पिटिटिव फाइव फोर्सेस के लिए। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक साइड पे क्या आ रहा है, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स। ठीक है, यहाँ पे देखो बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, यहाँ पे थ्रेट टू न्यू सब्स्टिट्यूट्स, यहाँ पे कह रहे हैं थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। अब पहले इन लोगों को देख लेते हैं और इन सारे इनके फैक्टर्स देख लेते हैं, उसके बाद इसके हम लोग एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं। तो बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स को अगर देखो तो वो कह रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बायर्स, देखते हैं कि वो अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ सप्लाई को देखेंगे, कॉस्ट ऑफ परचेजेस को देखेंगे हाई प्रोपोर्शन में। वो देखेंगे स्विचिंग कॉस्ट आसान है, लो है। ठीक है, कितनी आसानी से हम दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के पास जा सकते हैं और उसको देख सकते हैं। ठीक है, फिर बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स में आप ये देखते हैं कि जी क्या कम सप्लायर्स हैं कि ज्यादा सप्लायर्स हैं, कितने सब्स्टिट्यूट्स हैं, फ्यू हैं क्या हाई सब्स्टिट्यूट्स हैं, स्विचिंग कॉस्ट अगेन हाई है कि लो है, पॉसिबिलिटी इंटीग्रेटिंग फॉरवर्ड कस्टमर्स हमारे बन सकते हैं, सप्लायर्स प्रोडक्ट किस तरह डिफरेंशिएट कर सकता है। अच्छा जी, थ्रेट ऑफ न्यू सब्स्टिट्यूट्स में क्या नई मार्केट्स या नए प्रोडक्ट्स हमें मिल सकते हैं, एक्सटेंड क्या है, क्या डेंजर है, ये डेंजर किस हद तक कम हो सकता है, क्या लो कॉस्ट या डिफरेंशिएशन की तरफ जा सकते हैं। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स में या बैरियर्स टू एंट्री में हम लोग ये देखते हैं कि भाई इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होगी, कॉस्ट एडवांटेजेस हमें मिल रही है नहीं मिल रही, कैपिटल रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, एक्सेस टू डिप्रिसिएशन क्या, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होंगी, पेटेंट्स क्या होंगे, गवर्नमेंट पॉलिसी क्या होगी, रिएक्शन क्या होंगी एग्जिस्टिंग फर्म्स के जब हम आएंगे। ठीक है, अब बैरियर्स टू एंट्री में क्या बैरियर्स हैं, किस एक्सटेंट तक हैं, एंट्री लिमिट क्या है, और दूसरे जो ऑलरेडी प्लेयर्स हैं मार्केट में वो हमें बाहर रहने के लिए, हमारे ना हमारे उस इंडस्ट्री में हम ना घुसें, उसके लिए वो क्या क्या हरकतें कर सकते हैं। अच्छा जी, राइवलरी में हम लोग देखेंगे राइवल्स में सिमिलर साइजेस के कितने राइवल्स हमारे मौजूद हैं, जिस साइज के हमें मार्केट की ग्रोथ स्लो है कि फास्ट है, हाई फिक्स कॉस्ट है कि लो फिक्स कॉस्ट है, प्राइस वार्स कित और टर्नओवर कितना मेंटेन रखता है, डिफरेंशिएशन में कितनी लैकिंग है उस इंडस्ट्री में, हाई एग्जिट बैरियर्स हैं कि नहीं, ये फैक्टर्स देखे रहेंगे। आप हम लोग
जो है काम करते हैं, लेट से अकाउंटेंसी, भाई अकाउंटेंसी ऑनलाइन स्कूल है जो कि सीसीए वगैरह पढ़ाता है, तो उसको देखते हैं। देखे भाई, बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स के लिए, कौन है कस्टमर? स्टूडेंट है। स्टूडेंट है जनाब। अब आपको पता है मार्केट में डिफरेंट ऑनलाइन स्कूल्स भी मौजूद हैं, फिजिकल कॉलेजेस भी मौजूद हैं जहाँ पे जाके स्टूडेंट पढ़ सकता है। अब उसने क्या करना है भाई, वो जाएगा, वेबसाइट देखेगा इंस्टीट्यूट ऑनलाइन स्कूल्स की, ठीक है, फीस वगैरह देखेगा, अपने दोस्त को कॉल करेगा, दोस्तों को कॉल करेगा। स्विचिंग कॉस्ट कोई नहीं है, स्विचिंग कॉस्ट बहुत लो है, ठीक है। या वो फलाने इंस्टीट्यूट में चलते हैं, अकाउंटेंसी में चलते हैं, ये तो दूसरों से बहुत कम फीस चार्ज कर रहे हैं, इनके मैंने डेमो लेक्चर्स भी देखे हैं, बड़े फिट होते हैं, तो अकाउंटेंसी से जाके पढ़ते हैं। सही है। तो भाई, बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर क्या हो गई? हाई हो गई। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, भाई मेरा या तो बीपीपी है, या कैपलिन है, या एसीसी स्टडी हब है, ठीक है। मैं इजीली स्विच कर सकता हूँ, मैं इजीली स्विच कर सकता हूँ, तो मेरे लिए बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर कम हो गई, ठीक है। थ्रेट ऑफ न्यू सब्स्टिट्यूट्स, भाई अगर एसीसी नहीं करना, आईसीएडब्ल्यू कर ले बच्चा, सीआईएमए कर ले, आई कैप से जाके सीए कर ले, आईसीएआई इंडिया वाले लोग वहां से जाके कर लें, अच्छा जी, एमबीबीएस कर लें, लॉ कर लें, बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स हैं। थ्रेट, बैरियर्स टू एंट्री, अब देखो क्या है भाई, लो इन्वेस्टमेंट है, इजी लॉज हैं, कोई लॉज वगैरह खास नहीं है इसमें एंटर होने के लिए, तो भाई बैरियर्स टू एंट्री क्या है, बहुत इजीली बंदा इसके अंदर आ सकता है, हाई है। ओवरऑल एक चीज देखो, आपको लो नजर आई इस केस में, सप्लायर की बाकी सारी चीजें हाई हैं, तो राइवलरी क्या हो गई? राइवलरी मैक्सिमम हो गई, ठीक है। अब सर एक और इंडस्ट्री के ऊपर अप्लाई करके दिखा दें, करके दिखा देता हूँ अभी। क्या है भाई, आ, अब इसको हम लोग अप्लाई करते हैं बे यार, नहीं करवाई, आ गया एमिरेट्स के ऊपर, एयरलाइंस के ऊपर अप्लाई करते हैं। चलो जी, कौन है कस्टमर? पैसेंजर है। क्या करेगा? डिफरेंट एयरलाइंस है, एमिरेट्स है, इत्तेहाद है, कतर एयरवेज है, वगैरह वगैरह, उन पे जाएगा, उनकी वेबसाइट्स देखेगा, फेयर्स वगैरह चेक कर लेगा, ठीक है, अपने एजेंट्स को कॉल कर लेगा। तो भाई स्विचिंग कॉस्ट क्या है? लो है। ओवरऑल बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर क्या हो गई, या बायर, वो हाई हो गई। सप्लायर, एक एयरलाइन का या तो बोइंग है, या एयरबस है, तो जाहिर है फिर उनकी मोनोपोली है, वो अपनी मर्जी से प्राइसेस चार्ज करेंगे, तो बार्गेनिंग पावर सप्लायर क्या हो गई? हाई हो गई। थ्रेट ऑफ न्यू सब्स्टिट्यूट, या तो भाई प्लेन में नहीं जाना, ट्रेन में चले जाओ, शिप पे चले जाओ, और किस में जा सकते हैं यार, बस में जा सकते हैं, अपनी खुद की गाड़ी में चले जाओ, बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स मौजूद हैं, तो ये भी हाई हो गई। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, अब ये देखो, यहाँ पे हाई इन्वेस्टमेंट चाहिए, ठीक है। अच्छा, स्ट्रिक्ट लॉज हैं, भाई हेल्थ एंड सेफ्टी के भी हैं, लाइसेंस कॉस्ट काफी ज्यादा होती है, बहुत सारे लॉज होते हैं भाई, रनवेज वगैरह के, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, एविएशन के लॉज, के वो लॉज, सिक्योरिटी लॉज बहुत अप्लाई हो रहे होते हैं, तो इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा होती है,
तो भाई थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट यहाँ पे कम हो गया। ओवरऑल इंडस्ट्री राइवलरी आपको क्या दिखेगी, ज्यादा दिखेगी यहाँ पे। सो आई होप क्लियर है। ठीक है, अब भी ये बाद में आप रीड कर सकते हो, ये सारी चीजें मैंने आपको डेप्थ में बता दी हैं। अच्छा जी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे कस्टमर्स होते हैं, ठीक है। कंज्यूमर मार्केट में एक होती है हमारी कंज्यूमर मार्केट, एक होती है हमारी इंडस्ट्रियल मार्केट, एक होती है हमारी गवर्नमेंट मार्केट, एक होती है हमारी रीसेलर मार्केट, और एक होती है हमारी एक्सपोर्ट मार्केट। कंज्यूमर मार्केट जहाँ पे हम लोग डायरेक्ट कहाँ जा रहे होते हैं, कस्टमर के पास जा रहे होते हैं। डायरेक्ट कस्टमर जो है, इंडिविजुअल कस्टमर्स वगैरह, वो मार्केट हो गई। एक हो गई इंडस्ट्रियल मार्केट के, डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज आपसे परचेजेस करती हैं। फिर गवर्नमेंट मार्केट्स हो गई, गवर्नमेंट आपसे आके सर्विसेज वगैरह ले रही होती है या परचेजेस कर रही होती है, रॉ मटेरियल वगैरह किसी भी पर्पस के लिए। फिर रीसेलर मार्केट हो गई। रीसेलर मार्केट क्या है कि एक रिटेलर आया, उसने आपसे परचे रिटेलर ने परचेज करी, और फिर उसने आगे जाके सेल करी। फिर एक्सपोर्ट मार्केट्स हैं कि जी हमने क्या करा, एक्सपोर्ट करी डिफरेंट कंट्रीज में। फॉर एग्जांपल इंडिया में कर दी, फॉर एग्जांपल बांग्लादेश में कर दी, ठीक है, फॉर एग्जांपल यूके में कर दी। अकाउंटेंसी है, इसकी एक्सपोर्ट मार्केट बिल्कुल मौजूद है। एक्सपोर्ट मार्केट क्या है कि डिफरेंट कंट्रीज आके के लोग आके हमसे डायरेक्ट परचेजेस करते हैं, तो हमारी एक्सपोर्ट मार्केट बिल्कुल मौजूद है 80 कंट्रीज में। कंज्यूमर गुड्स हैं, कंज्यूमर गुड्स जो हैं उनको आपको कमर्शियल, फर्दर कमर्शियली प्रोसेस करने की जरूरत नहीं होती। और यूजुअली इंडिविजुअल्स आपसे परचेज कर रहे होते हैं अपने अपने यूजेज के लिए, अपनी फैमिली यूजेज के लिए, अकॉर्डिंग टू द परचेजिंग मेथड। अब ये क्लासिफाइड होता है अकॉर्डिंग टू द परचेजिंग मेथड। फॉर एग्जांपल, एक होता है कन्वीनियंस गुड्स, ठीक है, यानी कि एवरीडे परचेजेस। भाई आपको टूथपेस्ट चाहिए, आपको मेकअप चाहिए, आपको वॉशिंग पाउडर चाहिए, कैन फूड्स चाहिए, ठीक है, फ्रोजन फूड्स चाहिए। फिर एक होती है शॉपिंग गुड्स, जो कि लेस फ्रीक्वेंटली परचेज किए जाते हैं और स्पेशलिस्ट आउटलेट्स पे मिलते हैं। जैसे कि भाई सालों में एक आध दफा आपको रेफ्रिजरेटर चाहिए, वैक्यूम क्लीनर्स चाहिए, या लॉन मूवर्स चाहिए होते हैं, जैसे वो लॉन्स को वो कर रहे होते हैं, घास वगैरह साफ कर रहे होते हैं। गाड़ी 5 साल में एक दफा, 10 साल में एक दफा। फिर एक होती है स्पेशलिटी गुड्स, एसोसिएट होते हैं जिसका कोई पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर होता है या ब्रांड होता है, हाई लग्जरियस कार जैसे कि रोल्स रॉयस। सर्विसेज होती हैं, जैसे कि इंटेंजिबल गुड्स हैं, बाय हेयर ड्रेसर, ठीक है। फिर अकाउंटेंसी के लेक्चर्स इंटेंजिबल है, ठीक है। इंडस्ट्रियल गुड्स, रॉ मटेरियल्स नेचुरल स्टेट में होते हैं, आयरन ओर हो गया, टिम्बर हो गया, क्रूड ऑयल हो गया। फिर प्रोसेस मटेरियल्स या कंपोनेंट्स, जिसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं इस कंडीशन में कि वो रेडी टू इनकॉर्पोरेट होते हैं, फिनिश गुड्स में होते हैं, जैसे कि भाई टेक्सटाइल्स में या पैकेजिंग मटेरियल्स वगैरह, ठीक है। कैपिटल गुड्स, जो कि मैन्युफैक्चरर्स में होते हैं और कंज्यूमेबल नहीं होते, जैसे कि मशीन टूल्स हो गए, कंप्यूटर्स हो गई, बिल्डिंग्स हो गई। सप्लाईज, इंडस्ट्रियल कंज्यूमेबल्स, जैसे कि स्टेशनरी है, जैसे कि फ्यूल है। फिर सर्विसेज, जैसे कि इंश्योरेंस आपको चाहिए, आपको डेट फैक्टरिंग चाहिए, आपको आईटी प्रोडक्ट्स, आईटी सर्विसेज चाहिए, ठीक है, आपको ग्राफिक डिजाइनिंग चाहिए। अच्छा जी, मार्केट सेगमेंटेशन पे आ जाए। मार्केट सेगमेंटेशन की बात करें, ये वाला ट्राई करके देखते हैं। अच्छा जी, डिवीजन जो है मार्केट की, वो एक होती है होमोजोनियस ग्रुप्स, होता है जिसमें पोटेंशियल कस्टमर्स वो होते हैं जो कि सिमिलरली
आप उसका मार्केटिंग पर्पस देख रहे होते हैं। मार्केट सेगमेंट का एक ग्रुप होता है उन कस्टमर्स का जिनकी सिमिलर नीड्स होती हैं फ्रॉम, और डिफरेंट सिमिलर नीड्स होती हैं, और कस्टमर नीड्स डिफरेंट हो रही होती हैं। फॉर मार्केट सेगमेंटेशन आप किस तरह करते हैं, अलाउ करते हैं कंपनी को कि वो अपनी प्रोडक्ट्स को और मार्केटिंग को जो है वो अकॉर्डिंग टू द कस्टमर नीड, उनको सेटिस्फाई करने के लिए उसके हिसाब से अलग अलग कर ले। ठीक है, मार्केट सेगमेंट जो है, किस मार्केट सेगमेंट में जाना है, मैनेजर्स उसको कंसीडर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स। आप डिफरेंट लोगों की करेक्टरिस्टिक्स उठाओगे और उसको उस हिसाब से सेगमेंटेशन कर लोगे। परचेजेस देखोगे, यूजेज सिचुएशन देखोगे, नीड्स देखोगे, प्रेफरेंसेस देखोगे। फॉर एग्जांपल, आप सेगमेंटेशन कर सकते हो मेल फीमेल की बेसिस पे। ठीक है, आप सेगमेंटेशन कर सकते हो एजेस की बेसिस पे। ठीक है, आप सेगमेंटेशन कर सकते हो लो कॉस्ट और डिफरेंशिएशन की बेसिस पे। ठीक है, कस्टमर सेगमेंटेशन बेसिस अब देखो, जैसे कि बता रहा था मैं आपको, ज्योग्राफिकल बेसिस पे कर सकते हो कि भाई पाकिस्तान की अलग, इंडिया की अलग, यूएई की अलग, या मिडल ईस्ट कह लो अलग, यूरोप की अलग, यूके की अलग। ठीक है, परचेजिंग करेक्टरिस्टिक्स देख सकते हो कि भाई स्मॉल एज के लोगों के लिए अलग। ठीक है, फिर एडल्ट्स के लिए अलग, ओल्ड पीपल के लिए अलग, इस तरह कर सकते हो। फिर डेमोग्राफिक बेसिस पे कर सकते हो। ठीक है, अगेन वही मेल फीमेल वाली बात, पॉपुलेशन वगैरह देखते हुए दो डेमोग्राफिक मॉडल्स आपके पास आते हैं। एक आता है सोशो इकोनॉमिक ग्रुपिंग, जेके कॉम्बिनेशन देखते हो इंक्लूडिंग के भाई लोगों के किस ऑक्यूपेशन के लोग ज्यादा पाए जाते हैं, एजुकेशन क्या है, लोगों की इनकम क्या है, वेल्थ क्या है, प्लेस ऑफ रेजिडेंस क्या है। फिर फैमिली साइकिल देख लेते हो, सेगमेंटेशन देख लेते हो। फैमिली साइकिल से आपको पता चल जाएगा कि भाई यंग एज के लोग ज्यादा हैं कि ओल्ड एज के लोग ज्यादा हैं, न्यूली वेड हैं, बूढ़े हैं, कितने बच्चे छोटे हैं कि कैसे, या रिटायर्ड लोग ज्यादा पाए जाते हैं। उस हिसाब से आप सेगमेंटेशन कर सकते हो। इंडस्ट्रियल सेगमेंटेशन आप यूं कर सकते हैं कि जी टिपिकली इन्फेसाइज करते हैं ये अगेन, यहाँ पे आपकी एक तो ज्योग्राफिक लोकेशन क्या है, क्या ऑपरेट इंटरनेशनली करना यहाँ पे इजी है कि मुश्किल है। फॉर एग्जांपल, कराची में जी कराची से कराची पोर्ट है, फिर गवादर पोर्ट है। दुबई में अगर आप चले जाते हैं तो जबल अली पोर्ट है जो कि इजीली एक्सेसिबल है डिफरेंट कंट्रीज के लिए। तो इंटरनेशनली ऑपरेट करना आसान है। परचेजेस आप देख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी और साइज ऑफ ऑर्डर्स क्या हैं, उसके हिसाब से आप देख लोगे। प्रोडक्ट कौन सी मैन्युफैक्चर हो रही है, भाई एयरक्राफ्ट इंजन हो रही हैं, कार इंजन हो रहे हैं, रेयर हैं, तो ज़ाहिर डिमांड वगैरह ज्यादा क्रिएट होगी। बेनिफिट एक्सपेक्टेशंस क्या हैं जी, गारंटी ऑफ सप्लाईज क्या होंगी, इनोवेटिव डिजाइन है कि नहीं है। ठीक है, कंपनी का टाइप क्या है, उसका साइज क्या है, कस्टमर नीड्स और डिलीवर ऑन टाइम है, क्या जस्ट इन टाइम एक्सपेक्ट किया जा सकता है या नहीं। ठीक है, सेगमेंटेशन क्राइटेरिया क्या है, जो कि कंसीडर करना है आपने। ठीक है, डेवलप करोगे, मेंटेन करोगे सक्सेसफुल सेगमेंटेशन स्ट्रेटेजी, जिसमें आप मेजरिंग देख लोगे, अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन देख लोगे, एक्सेसिबिलिटी ऑफ सेगमेंटेशन देख लोगे जिसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है, मार्केट सेगमेंट्स देख लोगे, स्टेबिलिटी देख लोगे, बाइंग बिहेवियर देख लोगे। ठीक है, अब इसमें डिफिकल्ट टू डेवलप है कि इजी है, सक्सेसफुल सेगमेंटेशन स्ट्रेटेजी किस तरह करेंगे, ये पॉइंट ऑफ व्यू आ जाते हैं। अब टारगेटिंग मार्केट्स में जो आपने फैक्टर्स कंसीडर करने हैं वो क्या है, कि जब एक दफा रिसर्च हो जाती है सेगमेंटेशंस की, तो ऑर्गेनाइजेशन को अब ये डिसाइड करना है, ये तय करना है कि टारगेटिंग मार्केटिंग मिक्स जो है वो आपने किस तरह का करना है। ये ऑर्गेनाइजेशन को डिसाइड करना होता है, उसमें उसके लिए वो नंबर ऑफ फैक्टर्स देखती है। वो क्या नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं, क्या हर सेगमेंट में डिफरेंट नीड्स होती हैं कस्टमर्स की, उसको उसने आइडेंटिफाई करना होता है। फिर मार्केटिंग की अपनी स्ट्रेंथ्स देखनी है, अपनी वीकनेसेस देखनी है अपनी ऑर्गेनाइजेशन की मार्केटिंग के हवाले से, कि भाई अब उसमें आपकी ब्रांड की इमेज क्या है पब्लिक में। अच्छा जी,
कौन सी प्रोडक्ट आपकी हाई डिमांडिंग है, कौन सी लो डिमांडिंग है, किस प्रोडक्ट का लोगों को ज्यादा पता है, किस प्रोडक्ट का लोगों को कम पता है, ये आप देख रहे होते हो उसके अंदर पे। कॉम्पिटेटिव फोर्सेस देख रहे होते हो वो हर ईच सेगमेंट की, कि भाई वहां पे कस्टमर की बार्गेनिंग पावर ज्यादा है कि कम है, सप्लायर की ज्यादा है कि कम है, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट क्या है, थ्रेट ऑफ न्यू सब्स्टिट्यूट्स क्या है। ठीक है, स्ट्रेटेजीज देख लोगे, पोजीशन देख लोगे राइवल प्रोडक्ट्स की हर सेगमेंट में। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्ट पोर्टफोलियोज यहाँ पे देख लोगे। अब टाइप्स ऑफ मार्केटिंग में जो है आपके पास क्या आ जाता है, अनडिफरेंशिएटेड या मास मार्केटिंग करने की जरूरत है। ठीक है, मास मार्केटिंग यानी कि हर लेवल पे। ठीक है, अब इसकी क्या एडवांटेज है, कॉस्ट इफेक्टिव हो जाती है, ज़ाहिर है जितने लोगों को के लिए करोगे। और लेट से मैंने लगाया 100,000, और मैंने सेट अपना ग्रुप स्टेज जो है एज ग्रुप सेट कर लिया 18 से 65 तक। तो इसका क्या मतलब है, भाई ज्यादा लोगों तक जाएगा मैसेज आपका, ज्यादा लोगों तक मैसेज जाएगा तो जाहिर है कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा। हर किसी के पास वो आपकी मार्केटिंग का एड जा रहा होगा। अच्छा जी, अब डिसएडवांटेजेस क्या हो सकता है भाई, डिसअपॉइंटिंग सेल्स हो सकती हैं। किस तरह, अब इस तरह इसकी एग्जांपल यूं ले लो कि अकाउंटेंसी का मैं ऐड लगाता हूँ, और मैं ये सेट कर देता हूँ मास मार्केटिंग का। हर कोई तो देख रहा है लेकिन हर किसी को उसकी जरूरत नहीं है भाई। हो सकता है रेलेवेंट लोगों तक ज्यादा जाए। फिर डिफरेंशिएटेड या सेगमेंटेड मार्केटिंग होती है, कि जी अब यहाँ पे मैं सेगमेंट कर लूंगा अपनी प्रोडक्ट के हवाले से, कि यार अच्छा मैंने इसी की मार्केटिंग करनी है तो पर्टिकुलर नीश को जाए, पर्टिकुलर लोगों को जाए, या ऐसे लोगों को जाए फॉर एग्जांपल जिन्होंने माइक्रोवेव लेना है तो भाई मैं टारगेट करूंगा सिंगल लोगों को, या फिर बूढ़े लोगों को जो चूल्हे पे ज्यादा देर खड़े नहीं हो सकते, या फैमिलीज को कि भाई जल्दी गर्म करो, जल्दी अपने लोगों को खिलाओ पिलाओ और सुला दो और अपनी लाइफ एंजॉय करो। अच्छा जी, अब इसके एडवांटेजेस क्या है, सेपरेट मार्केटिंग मिक्स होता है, डेवलप कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है कि हाई मार्केटिंग कॉस्ट होगी अलग अलग सेगमेंट को टारगेट करने में। ठीक है, फिर है कंसंट्रेटेड मार्केटिंग। कंसंट्रेटेड मार्केटिंग क्या है, कंपनी अटेम्प्ट करेगी अपनी प्रोडक्ट को कि ऑप्टिमल प्रोडक्ट होगी, सिंगल मार्केट होगी, फॉर एग्जांपल फरारी। एडवांटेजेस क्या है, अलाउ करेगी स्मॉल कंपनीज को कि वो लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ अपना पर्टिकुलर सेगमेंट में अपनी इमेज बना ले। डिसएडवांटेजेस क्या है, कि जी सोफिस्टिकेटेड मार्केटिंग करनी होगी, अदर एरियाज ऑफ द मार्केट को आपको इग्नोर करना होगा, और जो कि फ्यूचर में प्रॉब्लम कर सकता है एक्सपेंशन के हवाले से। अब है आपके पास कॉन्सेप्ट एक और वो कौन सा है, पोर्टर वैल्यू चेन। पोर्टर वैल्यू चेन डिस्क्राइब करता है एक्टिविटीज विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन अराउंड द ऑर्गेनाइजेशन जो कि क्रिएट करता है प्रोडक्ट को या सर्विसेज को। और वैल्यू चेन को कहते हैं ये वो फ्रेमवर्क है जो कि ब्रेक डाउन करता है उन स्ट्रेटेजिकली उन एरियाज को जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं ज्यादा, और जो आपकी प्रोडक्ट में आपके मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसने यहाँ पे आपको दो तरह की सेगमेंट्स यहाँ पे बना के दिए हैं, एक प्राइमरी सेगमेंट बना के दिया है, और एक आपको उसने बना के दिया है प्राइमरी एक्टिविटीज का, और दूसरा उसने आपको बना के दिया है सेकेंडरी एक्टिविटीज का, या सपोर्ट एक्टिविटीज कह लो। ठीक है, प्राइमरी यहाँ पे आ जाता है इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स क्या है, कि जी रॉ चीजों को, रॉ मटेरियल वगैरह जो है या प्रोडक्ट्स को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लाना। ठीक है, जिसमें रॉ मटेरियल वगैरह आ जाता है, उसको लेकर आना, वेयर हाउसेस में लेकर आना, उसको स्टोर करना, ये इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में आ जाता है। फिर आपके ऑपरेशंस, कि भाई रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में किस तरह कन्वर्ट करना है, प्रोडक्शन वगैरह किस तरह होनी है, किस तरह एफिशिएंट बनानी है, ये सारी चीजें कहाँ आ जाती हैं, ऑपरेशंस में आ जाती हैं। यहाँ पे किस तरह वैल्यू क्रिएट होगी। आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स क्या है, अब प्रोडक्ट्स को जब आपने मूव आउट करना है, जब मूव आउट करना है तो वो कहाँ आ जाती हैं, वो आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स में आ जाती हैं। ये किस तरह एफिशिएंट होगी, इसके अंदर किस तरह वैल्यू क्रिएट हो सकती है। सेल्स एंड मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट एरिया,
भाई मार्केटिंग किस तरह करनी है, मार्केटिंग आउट क्लास किस तरह करनी है, उसके अंदर इनोवेशन किस तरह लेकर आनी है, अपने टारगेटेड कस्टमर को किस तरह सेल्स करनी है। और फिर सर्विसेज, मोस्ट इम्पोर्टेंट एरिया, इसके अंदर आफ्टर सेल्स सर्विसेज आ जाती हैं। आफ्टर सेल्स सर्विसेज, जै कि भाई वारंटी वगैरह का क्लेम हो रही है, जाके आपको रिपेयर करनी है, आपको मेंटेनेंस करनी है, ये सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है। अब सपोर्ट एक्टिविटीज में आपका हेड ऑफिस आ जाता है, उसमें आपकी एडमिन आ जाती है, डे टू डे एक्टिविटीज आ जाती हैं। ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आपकी रिक्रूटमेंट आ जाती है, सिलेक्शन आ जाती है, एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग आ जाती है। ठीक है। अच्छा जी, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी बाई प्रोडक्शन में किस तरह की लेकर आनी है। अच्छा, अपने सिस्टम्स में ऑर्गेनाइजेशन के, जैसे कि भाई अगर फाइनेंस रिलेटेड सॉफ्टवेयर वगैरह है उसमें, ओवरऑल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में किस तरह टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट लेकर आनी है। फिर प्रोक्यूरमेंट अगर आप देखें, तो प्रोक्यूरमेंट क्या है, इसमें परचेजेस आ जाती हैं। परचेजेस रॉ मटेरियल की भी हो सकती हैं। ठीक है। आपकी जो इन्वेंट्री वगैरह को बनाएगी, और डे टू डे परचेजेस भाई, जैसे कि चाय की पत्ती वगैरह लेनी है, या जो भी ऑर्गेनाइजेशन की डे टू डे ऑपरेशंस के लिए रिक्वायरमेंट है, वो सारी परचेजेस वगैरह कौन देखता है, वो प्रोक्यूरमेंट देखता है। ठीक है। अब वैल्यू चेन जो है, वो डेलिबरेटली देखता है ऑर्गेनाइजेशन को पूरे स्ट्रक्चर में। फॉर एग्जांपल, प्रोक्यूरमेंट में भी देख रहा है वो इसको जो है परचेजिंग डिपार्टमेंट में, रिक्रूटमेंट में, सिलेक्शन में, हर जगह देखता है, इवन आईटी में देखता है। प्राइमरी एक्टिविटीज हमने डिस्कस कर ली, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशंस, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग, सेल्स, सर्विसेज क्या होती हैं। ठीक है, हमने प्रोक्यूरमेंट देख लिया, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, एचआरएम देख लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लिया क्या होता है। आगे बढ़े, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज किस तरह क्रिएट होती है कि एक और स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट है, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट जो कि वैल्यू क्रिएट करता है कॉस्ट ऑफ सप्लाइंग में, या राइवल एसबीयूज में किस तरह वैल्यू क्रिएट करनी है, वो देख रहा होता है। अब एसबीयूज क्या होते हैं, पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि एक्सटर्नल मार्केट में या नीश में अपनी गुड्स या सर्विसेज आगे दे रहा होता है। ठीक है। वैल्यू चेन आइडेंटिफाई करता है प्रोसेसेस को, कि किस तरह हम लोग एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले सकते हैं। इसकी आप एग्जांपल ले लो कैडबरी की। कैडबरी क्या करता है यार, वो जो चॉकलेट्स का बॉक्स होता है, नॉर्मल टाइम पे देखो, बिल्कुल लेट से 1000 रुपीज का सेल हो रहा है, उसी टाइप चॉकलेट वही होगी, लेकिन 14 फरवरी को हार्ट शेप का बॉक्स आ गया, अब वो बेचेगा 2000 का, 3000 का, वैल्यू क्रिएट हो गई। तो ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले आया कैडबरी। ठीक है। तो किस तरह आपने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेकर आनी है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल किस तरह अचीव करना है, कॉस्ट को किस तरह कम रखना है, और सेलिंग प्राइस किस तरह बढ़ानी है, किस तरह कस्टमर को जो है वो अपनी प्रोडक्ट जो है वो सेल करनी है, किस तरह दूसरों से डिफरेंशिएट करना है। ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आप वो रिस्क लें जो कस्टमर नहीं लेना चाहता, जैसे कि इंश्योरेंस कंपनीज। ठीक है। फिर वैल्यू नेटवर्क्स कॉन्सेप्ट आ जाता है। एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रियली इन हाउस, उसके पास कोई स्किल्स वगैरह नहीं है। फॉर एग्जांपल अकाउंटेंसी है, अकाउंटेंसी की भाई मैं पढ़ाता हूँ या पढ़ाने वाला बंदा हूँ, मेरे पास मार्केटिंग के स्किल्स नहीं है, तो मैं जाके ये आउटसोर्स कर दूंगा किसी जिसके पास स्पेशलाइजिंग होगी, वो वैल्यू नेटवर्क अपना लेकर आएगा, अपने लोग लेकर आएगा, और मेरी प्रोडक्ट और सर्विसेज को वो प्रमोट करेगा, सेल्स जनरेट करेगा। ठीक है। तो अब इस वेरियस वैल्यू चेन होती हैं, जैसे कि भाई सप्लायर वैल्यू चेन है, फर्म्स वैल्यू चेन है, डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू चेन है, कस्टमर वैल्यू चेन है, और राइवल वैल्यू चेन है। ठीक है। पोर्टर सजेस्ट करता है कि जी इन सब में आपने वैल्यू अपनी ऐड करनी है, एनालाइज करते हुए, लिंक्स बनाते हुए। किस तरह भाई, वैल्यू नेटवर्क का रोल क्या है, क्या एनालाइज करोगे,
कुछ क्वेश्चंस को कि भाई एक्टिविटीज क्या है, सर्विसेज क्या है, कॉस्ट क्या है, कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या है, किस लेवल पे अगर हो रही है, फिर क्या प्रॉफिट पूल्स क्या हैं भाई हमारे, ठीक है, डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रॉफिट्स किस तरह आएंगे सप्लाई चेन के, जिसमें कंप्यूटर इंडस्ट्री क्या होगी, प्रॉफिट नीड्स क्या होंगी, क्या हमने वो प्रोड्यूस करना है या उसको परचेज करना है, इन हाउस हमारे पास स्किल्स मौजूद हैं कि नहीं है, ठीक है। इन्फ्लुएंस क्या होगा वैल्यू नेटवर्क्स का, सिंगल ऑर्गेनाइजेशन है वैल्यू नेटवर्क की, वो देखिए कि उसका कॉमन गोल क्या है, क्या एक दूसरे पर रिलाय कर सकते हैं, वैल्यू नेटवर्क्स में आइडेंटिफाई करेंगे वैल्यू को जो कि डिलीवर हो रही है कस्टमर को, गवर्नेंस स्ट्रक्चर हम लोग देख लेंगे, फिर ये इनेबल करता है ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह इंप्रूव होगी होल नेटवर्क, एडॉप्ट करेंगे स्ट्रक्चर को, चेंजेस क्या आ रही हैं वाइडर एनवायरनमेंट में, किस तरह इनोवेशन प्रमोट करेंगे, ठीक है। वर्टिकल इंटीग्रेशन आ जाती है। वर्टिकल इंटीग्रेशन का मतलब है कि डिलीवर करेंगे अदर एक्टिविटीज को, वैल्यू नेटवर्क को। बैकवर्ड इंटीग्रेशन का मतलब क्या है कि हम उन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करेंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को जो कि करंट बिजनेस सप्लाई करती है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी, अपना इन हाउस इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना लो और उसी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करो और अपनी प्रोडक्ट्स वगैरह बनाते चले जाओ। इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल है पाकिस्तान में गुल अहमद। गुल अहमद टेक्सटाइल कंपनी है लेकिन उन्होंने अपनी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी बनाई हुई है, ठीक है। इसी तरह और भी कंपनीज है पाकिस्तान में, जैसे कि निशात, फीमेल्स जो हैं वो निशात के ड्रेसेस वगैरह काफी परचेज करती हैं, उनको तो बहुत अच्छी तरह से पता होगा, उनका भी अपना से अलग से इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी मौजूद है। फिर है फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, जो कि कंज्यूमर्स यानी कि उन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाएंगी जो कि उनके कस्टमर्स कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल कार मैन्युफैक्चरर जो है वो अपना डीलरशिप नेटवर्क बना ले, ठीक है। अब डिफरेंट डीलरशिप्स होती हैं, वो आती हैं, इनसे गाड़ियां खरीद रही होती हैं, लेकिन अब लेट से टोयोटा या क्या करे, अपना ही डीलरशिप नेटवर्क बना ले, तो उनको फारिग कर दे, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। फॉर एग्जांपल इनेबल करता है बिजनेस को कि प्रॉफिट्स मिल जाए, ठीक है। नेसेसरी होगा कि जी स्टेबल सप्लाई हो इनपुट्स हो बिजनेस के, एक ये एनेबल कर देगा, पॉसिबल कर देगा आपके लिए कि क्विकली जो है बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस ले। फॉर एग्जांपल रिटेलर जो है वो अडॉप्ट कर ले और क्विकली कस्टमर जो है की डिमांड्स को फुलफिल करने लग जाए। डिसएडवांटेजेस क्या है कि अब हो सकता है आपके पास जो है उसके लिए जो कैपेबिलिटीज चाहिए वही ना मौजूद हो, तो आपसे इफेक्टिवली वो चीज़ हो ही नहीं चाहिए पाएगी। फिर एक से ज्यादा बिजनेस मैनेज करना जो है वो आपकी सीनियर मैनेजमेंट को अक्सर डिस्ट्रैक्ट कर देता है और परफॉर्मेंस गिरा देता है। तीसरा, बिजनेस जो है उसके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए सप्लायर्स और कस्टमर्स में इतनी रिसोर्सेज हो सकता है मौजूद ना हो। सो आई होप क्लियर है और मजा आया होगा। तो यहीं तक रखते हैं, कोई सवाल वगैरह हो तो मेरे से आप लोग व्हाट्सएप वगैरह पे पूछ सकते हैं। यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट टाइम फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।